नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के जो इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या कहती है? सिंडिकेटेड लैंडिंग। अब सबसे पहले पता होना चाहिए आपको सिंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है। सिंडिकेटिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, बैंक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि ग्रुप होना चाहिए। वो ग्रुप या तो पैसा इन्वेस्ट करता है या कोई भी एक मेजर डिसीजन लेना होता है वो लेता है। तो सिंडिकेट का मतलब क्या होगा? सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड। अब ये बैंक भी हो सकता है या कोई कंपनीज भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर। ऑब्वियसली अब आप देखिए, तीन बैंक्स हैं, इसको अब रिलायंस को चाहिए पैसा 10 करोड़ और इसको इन्वेस्ट करना है अपने जियो में। अब ये करेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल इसको रिक्वायरमेंट है 10 करोड़ की। आईसीआईसी बैंक देता है आपका 5 करोड़, एचडीएफसी दे रहा है 2 करोड़ और एसबीआई ने दिया 3 करोड़। ठीक है, अब ये रिलायंस को चाहिए 10 करोड़ और इस जियो को दे देगा। अब ये क्या हो गया? सिंडिकेट बन गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ बैंक्स है। अब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी मांगी? 10 करोड़ मांगी और इन्होंने मिलके अमाउंट दे दी। तो इनका जो रिस्क बियरिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्प्रेड हो गया। तो यही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरो डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। ठीक है, अब ये बोला गया है 5 करोड़ जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है उसको एजेंट बना दिया जाता है और वो सारे मैटर्स को देखता है क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट उसका लगा हुआ है। सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट हो सकती है, लमसम हो सकती है, बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। अब क्रेडिट लाइन का मीनिंग समझिए। अभी मैंने क्या बताया था कि रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है रिलायंस को। अब स्टार्टिंग में बोल रहा है कि मेरे को 5 करोड़ दे दीजिए, बट इसमें बोल क्या दिया है कि क्रेडिट लाइन आपकी एक 10 करोड़ की लिमिट बना दी गई है। जब जब आपको जितना जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप स्टार्टिंग में ही आप 10 करोड़ ले लेंगे तो इस पे आपको पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इसको रिक्वायरमेंट थी फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़, तो 5 करोड़ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। बाद में इसको 2 महीने बाद रिक्वायरमेंट हुई 3 करोड़ की, तो वो ले लेगा 2 करोड़ की। इस तरीके से लेगा, ट्रेंचेज में लेगा, पार्ट्स में लेगा, ताकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना देना पड़े। इसलिए बैंक्स मिलकर क्या बोल देते हैं कि ठीक है, आपको क्रेडिट लाइन बना दी गई है, 10 करोड़ आपकी क्रेडिट लाइन है, इससे ऊपर आपको इसके नीचे 10 करोड़ से कम आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जब जब रिक्वायरमेंट है आप पैसा निकाल लीजिए। तो इसमें यही ऑप्शन, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये आपका डिलीट हो गया है। तो सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड हो सकता है, लमसम हो सकता है और ऑल्सो क्रेडिट लाइन भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होती है तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि इनकरेक्ट है। तो समझिए यूपीएससी ने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इसमें यूज किया ये एक्सट्रीम वर्ड, बट कैन नॉट। ठीक है, यहां पर आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है यूपीएससी, क्या ये ऐसा है? ये आपको समझने की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूं, कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। राइट, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आपका ये मैंने डिटेल में बता दिया है कि जो सबसे ज्यादा लैंडिंग वाला होगा उसका बिगर शेयर होगा, उसको एजेंट बना दिया जाता है। ठीक है, लोन में भी डिवाइडेड इनटू आपका पार्ट्स में हो सकता है, ट्रेंचेस पार्ट्स में बताया था ना, ट्रेंचेस में हो सकता है, ईच विद डिफरेंट टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। डिफरेंट और रीपेमेंट्स भी हो सकती है कि एकदम इसको रिक्वायरमेंट है तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा दिया, ज्यादा अमाउंट ले रहा है तो कम इंटरेस्ट रेट पे। जो भी उनकी डील होती है आपस में, सिंडिकेटेड बैंक्स जो मिलकर काम करते हैं, जो भी उनकी डील होती है सब पे हो जाता है वैलिड। ठीक है, तो ग्रुप्स होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रूल्स इन इंडिया। सीएसआर फंड बेसिकली होता क्या है ये समझिए। क्या इसमें सभी कंपनीज वैलिड है? नहीं, वही कंपनी वैलिड है। इसमें 3 कंडीशन बोली गई, कंपनी एक्ट 2013 के तहत 3 कंडीशन बोली गई। अगर नेट वर्थ उसका फाइनेंशियल ईयर में नेट वर्थ अगर इसका 500 करोड़ है तो, उसका टर्नओवर अगर 100 करोड़ है तो, और उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है तो वो वैलिड है सीएसआर फंड के लिए इंडियन गवर्नमेंट के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। अब इसमें कितना इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा उसको? मिनिमम 2% उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर? क्या कंपनीज में इन्वेस्ट करना है? क्या अपने एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट करना है? नहीं, गवर्नमेंट बोलती है कि कंपनी एक्ट में ही आपको मेंशन है कि या तो आपको हेल्थ सेक्टर में लगाना पड़ेगा, एजुकेशन में लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स में काम कर दीजिए, कल्चरल एक्टिविटीज में कोई काम कर दीजिए, एम्प्लॉयमेंट जो आपकी खुद की कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट अलग है, वो 2% आपको सीएसआर अलग ही देना पड़ेगा। एनजीओज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट आपको स्टेटमेंट बोल रहा है कि सीएसआर फंड जो रूल है स्पेसिफाई करता है कि एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर एज सीएसआर एक्टिविटीज। मैंने बताया ना कि जो आपकी जो कंपनीज के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये एक्टिविटी वैलिड नहीं है। आपको उनको टूर पे लेके जाना है, उनके लिए कुछ रीइंबर्समेंट देनी है, कुछ भी देना है, वो मैटर अलग है। ठीक है, सीएसआर फंड गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको अलग से पैसा लगाना है पब्लिक पर। सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम आपका स्पेंडिंग और आपका सीएसआर एक्टिविटीज। मैंने क्या बताया, मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए? 2% तो होना चाहिए। 5 करोड़ का 2% कितना हो गया? 10 लाख हो गया। ठीक है, मिनिमम इतना परसेंट तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये
इसमें बताया गया कि पर्पस एक्टिविटीज बताई गई है आपका शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इसमें बताया गया हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, सभी सेक्टर्स बताए गए हैं, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, रूरल एंड स्लम स्लम डेवलपमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है कि मिनिमम 2%, एटलीस्ट 2%, बट बोला क्या गया कि प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर की जो स्टेटमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है उसका 2% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कलेक्ट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, इस पॉइंट को समझो, कलेक्ट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। कोई भी बैंक 1 है, ये बैंक 2 है। अब बैंक 2 को रिक्वायरमेंट है कैश की, ये इससे कैश तो दे रहा है बट ये इस पे विश्वास नहीं कर रहा है कि कल कोई भाग गया तो। ठीक है, तो ये बैंक क्या कहता है कि तू बदले में मुझे कुछ ऐसा कलेक्ट्रल दे दे। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, 1 डे टू ईयर, मिनिमम आपका 1 साल तक भी जा सकता है। ठीक है, मिनिमम बोला कि एक दिन का होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। इसको क्या बोल रहा है कि मुझे बैंक, ये वो बैंक बोल रहा है कि मुझे कैश की जरूरत है, क्या तू हेल्प कर देगा। ये बैंक बोलता है ठीक है आई विल हेल्प यू, बट बदले में मुझे कुछ कोलेट्रल दे। ठीक है, कलेक्ट्रल देने का मतलब क्या है कि भाई श्योरिटी दे दे, मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है। यही चीज बताई गई है कि गवर्नमेंट बॉन्ड दे दे, बदले मैं तेरे को कैश दे दूंगा, मेरे पास कुछ सरप्लस पैसा रखा है, मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको मेरे को क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यही चीज बोला गया है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि कलेक्ट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए जाएंगे कि भैया आप इसके इतने टाइम के अंदर आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो भी आपका लगेगा, ये सब चीजें। तो इसमें पूछ रहा है आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या वो स्टॉक मार्केट है, नहीं, ये तो वैसे ही हट गया। क्या वो फॉरेक्स है, नहीं, वो भी वैसे हट गया। अब बच गया बॉन्ड मार्केट एंड मनी मार्केट। अब मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, बैंक को शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है, यानी मिनिमम आपका लेस देन 1 ईयर। तो लेस देन 1 ईयर है तो मतलब आपका मनी मार्केट ऑप्शन सही हो गया है। बॉन्ड मार्केट हमेशा याद रखना ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपका ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन होता है यूर 1 ईयर। ये पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया है। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कलेक्टर बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन क्या है। एक टाइप ऑफ मनी मार्केट है, आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बोरोवर प्रोवाइड करता है कलेक्ट्रल, ऑब्वियसली टिपिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली कैश थोड़ी ना देगा यार, वो कैश की तो उसको रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, उसको प्रोवाइड देता है, बदले में कैश दे देगा। ठीक है, अब सीबीआई ट्रांजैक्शन करेगा, ये फुल्ली कोलेटराइज्ड होगा, एनवायरमेंट इंश्योर करता है लोअर रिस्क, क्योंकि मेरे को विश्वास ही नहीं है उस बंदे पे, क्या वो मेरे को कल को रिटर्न दे पाएगा नहीं, मैं रिटर्न नहीं दिया तो मैं उसकी सिक्योरिटीज बेच के वो पैसा रिकवर कर लूंगा। तो यही चीज बोली गई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 1 लाइनर क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत ईजी है। बोला गया है कि डिजिटल रूपी पे फोकस किया जा रहा है। डिजिटल रूपी मतलब आपके गांधी जी अब आपके कहां दिखेंगे, फोन में दिखेंगे डिजिटल रूपी। ठीक है, इस फॉर्मेट में है, राइट। अब ये क्यों बोला कि डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, अब आप डायरेक्टली पेटीएम कर रहे हैं, फोन का तो यूज हो ही नहीं हो रहा, टैप से आप पैसे दे रहे पा रहे हैं। ठीक है, टैप कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से दे रहे हैं, तो आपका डिजिटल फॉर्म में हर चीज होती जा रही है, फोन से ही सारी पेमेंट्स हो रही हैं। तो अब आरबीआई क्या करता है, इट इज ए सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ऑब्वियसली अगर आरबीआई ने कोई करेंसी लॉन्च की है, डिजिटल फॉर्म में हो या आपके कैश फॉर्म में हो, तो आरबीआई ही ऑब्वियसली उसको क्या करेगा, इशू कर रहा है, और वो आपका अलाइन करता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है, सॉवरेन करेंसी हो गई वो। सेकंड स्टेटमेंट है, इट अपीयर्स एज ए लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। ऑब्वियसली अब आपको वही कहता है कि आरबीआई ने अगर साइन कर दिया उसके गवर्नर ने कि मैं धारक को इतने पैसे देने के लिए वचन देता हूं, तो वही चीज आपकी डिजिटल फॉर्म में भी रहेगी और बैलेंस शीट में भी वो आपको मेंशन रहेगा। इट अपीयर्स एज द लाइबिलिटी ऑन आरबीआई रहेगी, लाइबिलिटी किसकी है, आरबीआई की। ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज एंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। अब क्या बोल दिया गया, ये इन्फ्लेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इंश्योर्ड कर रहा है ये। ठीक है, क्यों भाई, अब फॉर एग्जांपल अब डॉलर की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, अब अपनी रुपये की वैल्यू घट गई, बोल रहा है कि इसको इंश्योर्ड रहेगा, तो कल को सभी यहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है, मार्केट ड्रिवन ही रहेगा वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि ये देखो ना एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रहेगा ना, इन्फ्लेशन के साथ चलेगा ये। ठीक है, कल को रुपये की वैल्यू बढ़ रही है तो वो भी इसको नोट किया जाएगा, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में ही है, कैश फॉर्म की बजाय वो डिजिटल फॉर्म में पैसा आपको दे रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होती है, अगर आप देखिए क्या यूपीएससी आपको दे रहा है एक्स्ट्रा एज, नहीं दे रहा है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ये बोल रहा है कि मनी एंड कैश, जब आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है, मॉनेटरी पॉलिसी का इसका पार्ट है, बैलेंस शीट का इसका पार्ट है, तो आरबीआई ये चीज भी क्या बोलता है कि फ्रीली कन्वर्टेबल है, कमर्शियल बैंक में जाके आप अपना कैश फॉर्म में भी ले सकते हैं या आप उसको जमा भी करा सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी सही हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और आपका सेकंड स्टेटमेंट सही होती है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट वन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है,
ये बेसिक सेंस से भी आराम से किया जा सकता था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टू टफ जाता है, रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर एक्सेस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ आरबीआई। सबसे पहले समझिए कि एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता क्या है। ये होता है भाई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब इसका क्या यूज होता है भाई, कल को बैंकों को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो करते क्या है, ये रेपो रेट की रिक्वायरमेंट है, रिवर्स रेपो, और इन बैंकों को फॉलो करना पड़ता है आरबीआई की कंडीशंस को। अब ये चीज देखिए, इसमें क्या बोला कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, नो, एक पॉइंट तो ये हो गया, वो चीज नहीं कर सकते। बट अगर प्राइमरी डीलर्स हैं, पीडीज हैं और कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई की ये एलएएफ फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। अब पीडीज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, किसको, आरबीआई को। कौन देगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जैसे ये सर्टिफिकेट दे देंगे, इनको पीडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी प्राइमरी डीलर्स बना दिया जाता है, तो ये फैसिलिटीज ले सकते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत भी है, सही भी है। इसमें ना ये मेंशन है क्या ये पीडी है, ना ये मेंशन है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो है, कंपनी है जो पीडी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है वैसे। देन सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। देन आता है, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजर कैन ऑफर ए सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। अब आप समझिए, स्टॉक एक्सचेंज में जब होता है, उसमें क्या चीज होती है, एक होता है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या रहेगा आपका, मतलब बॉन्ड्स, किन्होंने दिए ये बॉन्ड्स, कंपनीज ने दिए। भाई एक साल से ज्यादा की अगर इन्वेस्टमेंट है, एक साल से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है, तो उसमें क्या लगा दिया गया, डेट इंस्ट्रूमेंट। अब ये कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंजर कैन ऑफर, सेपरेट विंडो बना दी गई है। क्या मतलब है, अब ट्रेडिंग के लिए, अब जैसे आप एनएससी बीएससी में देख रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, ठीक है, इसी की एक सेपरेट विंडो बना दी गई है डेट इंस्ट्रूमेंट्स की भी, कि कंपनीज अगर अपना डेट, जो कंपनीज को जो पैसा इन्वेस्ट करना है, वो एक यहां पर क्या कर दिया गया है, स्टॉक एक्सचेंजर कैन ऑफर ए सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज्यादा डिटेल में ना जाए तो समझिए कि एक आपकी मंडी है, साइड में आपकी एक सिंपल किराने की स्टोर है, और साइड में आप सब्जियां भी ले सकते हैं, वही चीज है। डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं कि डेट के लिए अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस मार्केट में जाइए, स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस मार्केट में जाइए। तो ये चीज मेंशन की गई है। तो यस, आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगी है। तो तीनों स्टेटमेंट जैसे ही सही होती है, आपका कौन सा ऑप्शन निकल रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर ही रखी है। ठीक है, आपका एनबीएफसी अंडर आपका ये बोला गया, अगर पीडी है वो आपका प्राइमरी डीलर बन जाता है, तो वो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किससे, आरबीआई से। तो जैसे ही आरबीआई एक्ट 1934 के तहत वो पीडी बन जाता है, तो वो एलएएफ का लुत्फ उठा सकता है। सेकंड आपका मैंने बता दिया था, एफआईआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अब आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजर कैन ऑफर ए सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा डेट आपका इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। डिवेंचर मैंने आपको सारी चीज बताई थी, जो एक साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, एक साल से ज्यादा कैपिटल मांगते हैं, वही चीज होगी। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मोदी जी ने ये अपना ये लॉन्च किया था। सबसे पहली चीज समझिए, डिजिटल इंडिया का पार्ट है। डिजिटल इंडिया का पार्ट है तो मतलब हर चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अब सोचिए, आप यहीं आपके आस पड़ोस में देखिए, इवन आप न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि जमीन पे विवाद चल रहे हैं। हर घर में, हर पड़ोस में ये चीजें चलती है कि मेरी इतने गज जमीन है, मेरी इतनी गज जमीन है। अब मोदी जी ने क्या किया, डिजिटल इंडिया लैंड जितना भी है आपका डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है, उसको डिजिटलाइज कर दिया जा रहा है। अब इससे क्या होगा भाई, जो लड़ाइयाँ हो रही है वो कम हो जाएगी, हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट को कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, वो चीज़ भी पता चल जाएगा। गवर्नमेंट को कोई प्लांट लेके आना है या कहीं पर एक लैंड पार्सल चाहिए, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि पता चल गया ना कि यहाँ पर वेस्ट लैंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे कंपनी की लैंड है, सारी चीज़ मेंशन हो जाएगी, डिजिटल फॉर्म में रहेगा वो लैंड का डाटा। देन आपसे पूछ रहा है, टू इंप्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। ये स्टेटमेंट सही है। अब ये क्योंकि स्कीम से रिलेटेड था, क्योंकि स्टैटिक पार्ट हो गया, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। अंडर द स्कीम जो आपका कैडेस्ट्रल मैप देता है आर डिजिटाइज्ड। अब कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है, बेसिकली आप समझिए, आप जैसे गूगल मैप खोलेंगे, एक डिजिटल फॉर्म में विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है लैंड बाउंड, आपको बाउंड्रीज दिखेंगी, प्लॉट्स की भी इवन बाउंड्रीज दिखेंगी कि ये आपका दुकान इतनी बाउंड्रीज का है, दिखता है ना, जैसे जूम इन करते हैं आप, वही चीज बोल रहा है कि डिजिटल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है लैंड की। तो ये बोल रहा है कि एन
अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटाइज, ये स्टेटमेंट भी सही होगी आपकी। देन थर्ड स्टेटमेंट है इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां कहां लैंग्वेज मेंशन है बताइए, शेड्यूल कौन सा 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज मेंशन है, 22 लैंग्वेज मेंशन है, तो उसमें ये किया जाएगा। ठीक है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन इज द राइट वन। स्टैटिक पार्ट था, इतना डिटेल में अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता होगा तो ही ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो सेंटर सेक्टर स्कीम होगी, ऑब्वियसली 100% फंडिंग कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इसको मैंने आपको डिटेल में दे ही दिया है। आपका कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड रहेगा, मैप डिजिटाइजेशन होगा, मॉडर्न रिकॉर्ड रहेगा, कंप्यूटराइजेशन ऑफ सब रजिस्ट्रार ऑफिस रहेगा, तो ये सारी चीज फॉर्म आपका डिजिटाइजेशन की जा रही है, मतलब डिजिटल इंडिया पे फोकस किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत इंडिया पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या इंश्योरेंस कंपनीज कर सकती है? अब इंश्योरेंस कंपनीज को भी तो अपना प्रॉफिट निकालना है, तो यस दे कैन। पेंशन फंड, अब पेंशन फंड में आप अप्लाई करते हैं तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट तो मिलता है, बट वो पैसा भी कहां से आएगा, वो भी इन्वेस्ट ही करेंगे। वो इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में जो या तो A+ रेटिंग हो, उन कंपनीज में करेंगे ताकि रिस्क कम रहे। सेम आपका रिटेल इन्वेस्टर, अब रिटेल इन्वेस्टर भी इनमें भी इन्वेस्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझिए या क्या होता है, ये होता है एक इंटेंजिबल एसेट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जैसे आपको कल को आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, फ्यूचर में आपको कैश चाहिए तो मिल जाएगा। लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन कंपनी एंड यू, आप अगर शेयर ले रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका पार्ट हो गया। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्या ये इसका पार्ट है? यस, क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, इंटेंजिबल एसेट है ये, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही, फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। सेकंड, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल क्या है आपका, टेंजिबल एसेट है, कैन विजिबल, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही होता है। क्या यूपीएससी आपको दे रहा है एक्स्ट्रा एज? नहीं दे रहा है, अभी दो ऑप्शन में एलिमिनेशन चलेगा, 50-50 हो चुका है आपका। थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेंसी स्वैप। अब करेंसी स्वैप का मीनिंग समझिए, अब यूएस डॉलर, अब ट्रंप कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो आपने क्या है, जापान के साथ डील की हमने, क्या, जापान और इंडिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अपना येन दे रहा है, ये बोल रहा है इंडियन करेंसी रुपीज में, ये बोल रहा है कि ठीक है मैं तेरे को कुछ कार सप्लाई करता हूं, ये करता है कुछ टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स वगैरह कुछ तेरे को सप्लाई करता हूं। इंडिया कहता है ठीक है मैं भी तेरे को अपना हैंडीक्राफ्ट या कुछ भी रिक्वायरमेंट है जापान को, वो चीज प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आपस में डील कर लेते हैं कि ठीक है तू मेरा पैसा को स्टोर कर, कि फॉर एग्जाम्पल इसके पास आ गए 10 करोड़ का सामान आ चुका है, ठीक है, रुपी में। अब इसके पास आ चुका है फॉर एग्जाम्पल 15 करोड़ का, 15 सॉरी येन का, 15 CR रेन का। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपस में डील होगी कि भाई तेरा मैं मेरे पास 5 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 5 करोड़ में ही समझिए, 5 करोड़ मेरा तेरे पास ज्यादा आ रहा है, आपस में डील करेंगे, ठीक है तो उतने पे इतना इंटरेस्ट रेट रे और साथ में बफर रख, बदले में तेरे को यही मैं पैसा वापस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, किससे, डॉलर से। अब डॉलर की, अब पहले किस में डील होता था, हर कंट्री के डॉलर में होती थी एक्सचेंज। ठीक है, तो ये वर्ल्ड करेंसी बन चुका था, तो इससे करेंसी स्वैप में क्या बोल दिया गया कि आपस में डील कर लेते हैं और यहां ही हम आपस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लेते हैं, जिसके पास ज्यादा बफर होगा उस पैसे पे इंटरेस्ट रेट ले लेना, आराम से डील था। तो ये भी आपका किसका पार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो जाता है, इंटेंजिबल एसेट है। अगर आप इंटेंजिबल एसेट का ही बारे में पता होता तो ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाता। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही सही होगा, आपका कौन सा ऑप्शन निकल रहा है, डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, इजी था, इतना डिटेल में जाने की जिसमें जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं। विद रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको पहले ही पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर होता क्या है। चलिए प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले चलते हैं, आपका मैंने लिखा प्राइमरी सेक्टर। अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज से निकालना, मतलब एक्सट्रैक्शन, तो इसमें लिख दीजिए सिंपल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, देन आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, और क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग के साथ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। टर्शियरी सेक्टर में क्या हो सकता है, भाई कोई सर्विसेज दे रहे हैं आप, सर्विस में आपका एजुकेशन आ गया, हेल्थ सेक्टर आ गया, स्टोरेज दे रहे हैं कोई भी, क्योंकि सर्विस का पार्ट हो गया ना ये भी, बैंकिंग दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्शियरी। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, बहुत ईजी है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका प्रोड्यूस, स्टोर कर रहा है, यानी आपको सर्विस दे रहा है, क्या कौन सा पार्ट होगा, वो सेकेंडरी का होगा, टर्शियरी का होगा, ऑब्वियसली टर्शियरी का होगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत होगी। डेयरी फार्म, बताइए डेयरी फार्म प्राइमरी का पार्ट है, यस प्राइमरी का पार्ट है, रीजन एक्सट्रैक्शन। ठीक है,
देन आपका क्या क्या हो जाएगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन, क्या ये भी आपका किसका पार्ट है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, प्राइमरी का पार्ट हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट थर्ड गलत हो चुकी है। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी का पार्ट, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। कौन कौन से सही हो गए आपके, फोर्थ सही है और आपका सेकंड सही है, सेकंड एंड फोर्थ सही है। बोल रहा है हाउ मेनी पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच्ड, तो कौन कितने पेयर में करेक्टली मैच्ड है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, एनी डाउट इसमें, इजी था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के अगर बारे में पता है आपको तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेनेशन मैंने आपकी इसमें डिटेल दे ही रखी है। चलिए, विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडिया इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा वर्किंग कैपिटल कौन सा है, फिक्स कैपिटल कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्क्रीन बाय आउट कर ली, स्क्रीन बाय करी है तो मतलब ये मेरा फिक्स कैपिटल का पार्ट हो गया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या हो सकता है भाई, मेरे को अब एसी का खर्चा देना है, इसका जो भी मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ आपके लिए डेली, ठीक है, पीपीटीज बना रहा हूँ, तो आपका कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल वो हो रहा है जो इन्वेंट्रीज आ रही है, ठीक है, उसको सामान को बनाने, सामान जो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आ रहा है, ये सारी चीज आपका इसका पार्ट हो जाती है। तो फार्मर प्लॉट जो बोल रहे हैं, फार्मर प्लॉट जो क्या है, वर्किंग कैपिटल है आपका, फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, बार बार थोड़ी ना बाय आउट करेगा। देन आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर भी समझिए, स्क्रीन भी एक वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, एक बार आ चुकी है तो ये स्टेटमेंट सही है। यार्न यूज्ड बाय ए वीवर, बताइए फिक्स कैपिटल है वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, रीजन क्यों है इसका, क्योंकि ये इन्वेंटरीज है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, तो ये आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। पेट्रोल बताइए वर्किंग है फिक्स्ड है, वर्किंग कैपिटल है, राइट, तो ये आपका कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, सेकंड और फोर्थ। पूछ रहा है हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो ओनली 2 पेयर्स, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट वन। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये अभी 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इजी थे। चलिए चलते हैं फिर, ये आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दी है। चलिए, विद रेफरेंस टू द रूल इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंक सब्सिडरीज इन इंडिया। अब फॉरेन बैंक्स अपना सब्सिडरी बैंक बना रहे हैं या इंडिया में होली ओन्ड बैंक बना रहे हैं, जो सब्सिडरी पार्ट बना रहे हैं, उसमें कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन कर रखा है, 500 करोड़ आपके पास होना चाहिए तो आप ओपन कर सकते हैं अपना बैंक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुई, सेकंड में चलते हैं। फॉर होली ओन्ड बैंक सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। देखिए, अगर आप ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कैसे समझिए इस पॉइंट को, इंडियन नेशनल्स तो बोल दिया, बट इसमें जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओज और एनआरआईज सभी वैलिड है, ठीक है, बट जो पीआईओज हैं वो इंडियन नेशनल नहीं है, एनआरआईज इंडियन नेशनल्स हैं बट पीआईओ इंडियन नेशनल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जैसे ही रॉन्ग हुई तो आपका नाइदर 1 नाइदर 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन टाइप था ये, राइट। चलो, इसमें बताया गया है एज पर आरबीआई स्कीम डब्ल्यूओएस बाय फॉरेन बैंक्स एटलीस्ट 50% डायरेक्टर्स होने चाहिए, नो डाउट इंडियन नेशनल के, बट साथ में क्या बोला गया, एनआरआई भी होने चाहिए, पीआईओ भी हो सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हैं, और जबकि PIOs are not Indian nationals and do not fulfill the Indian national requirement। ये चीज समझिए, इंडियन नेशनल लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ द यूनाइटेड स्टेट वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट। अब इसमें आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, यूएस का ले लीजिए। अब इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी किसको, आरबीआई को, आरबीआई से पैसे ले लिए या बैंकों से पैसे ले लिए या ओपन मार्केट ऑपरेशन से पैसे ले लिए, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करेगा, ठीक है, तो यूएस ने क्या किया या आपका इंडिया ने क्या किया कि पैसे की रिक्वायरमेंट है, मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, मार्केट से पैसा उठाया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट। कोई भी क्लेम प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको पेमेंट देने के लिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है द यूएस गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट। हार्ड एसेट का मतलब क्या होता है, गोल्ड हो या कोई लैंड पार्सल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो ये चीज नहीं होती, गवर्नमेंट तो डायरेक्टली आपको बॉन्ड इशू करती है, ठीक है। तो इसमें कहना बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब हमने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, फॉर एग्जांपल आप समझिए, कंपनी है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इवन अडानी ने भी अपना रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट ने आपका डेट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च की, इसने भी अपने सिक्योरिटीज लॉन्च की, ठीक है, मतलब डेट रिक्वायरमेंट मांगी, इसने भी अपना कुछ दिया, एसेट दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। आप किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे करेंगे, क्योंकि ये रिस्क कम है यहाँ पर, और कंपनी भाई ये तो कल भी भाग सकती है, ठीक है।
तो इसमें यही बोला गया द यूएस गवर्नमेंट दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट, कोई हार्ड एसेट नहीं है, ना कोई गोल्ड है, ना कोई आपको लैंड की मतलब कोलेटरल दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बात सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट की सही से एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड सेकंड एक्सप्लेनेशन सही है इसकी। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें आप जैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपने इंडिया के मार्केट का समझिए, ठीक है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही होता है। एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिएगा, यूएस डिफॉल्ट हो जाता है, होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी रिसीव एनी देयर पेमेंट्स, these bonds are not backed by any physical hard asset, ठीक है। the default would mean a total failure to meet repayment of the obligation lending to the debt default events। सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगी। तो ये थे आपके यूपीएससी 2024 के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपके इंडियन इकोनॉमी के कुछ देखो क्वेश्चंस को समझो, बिल्कुल इजी मिलेंगे, मॉडरेट इस टाइप के मिलेंगे, या तो आपको नॉलेज होगी तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, या बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो ना आप अटेम्प्ट कर सकते ना आप सोच सकते। बट उसमें यूपीएससी आपको एक छोटा सा एक ऐसा ऑप्शन जरूर प्रोवाइड करता है कि आप वो ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से आप समझ में आ गया कि इंडियन इकोनॉमी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपके सर्वे से भी आ सकता है, बजट से आ सकता है, कोई स्कीम भी हो सकती है, और स्टैटिक से तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मैंने बताया ना, कंसेप्ट क्लियरिटी की होने की जरूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।